अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अरे यार, तुमने क्या करना है यहाँ पर आके? वहीं पे रहो, कारोबार करो, अपना मुस्तकबिल बना लो। यहाँ पर क्या रखा है? वहाँ पर जिंदगी मज़े से गुजारो। चाहते हो तो वहाँ पर शादी भी कर लो। यहाँ पर आकर तुम्हारा कोई मुस्तकबिल बनने वाला नहीं। दूसरी तरफ से न जाने क्या कहा गया था। मेरे शौहर बहुत गुस्से में आ गए। कहने लगे, मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। अब तुम खुद इतने बड़े हो गए हो, इतने समझदार हो गए हो कि तुम्हें मेरे समझाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, जो मर्जी है करो। मेरे शौहर ने मोबाइल बंद कर दिया और वो इस कदर गुस्से में थे कि मैंने इनसे चाह कर भी ये नहीं पूछा कि दूसरी तरफ कौन है। आप किससे बात कर रहे हैं? इतना मुझे अंदाजा हो गया था कि वो अपने भाई के साथ बात कर रहे थे, मगर इनका आपस में झगड़ा किस बात पर हुआ था, मैं इस बारे में बेखबर थी। कुछ दिन तक मेरे शौहर इसी तरह गुस्से में हर वक्त बुड़बड़ाते रहते और बात बात पर इनका गुस्सा मुझ पर भी उतरता था। और मैं तो पहले ही इनसे दूर दूर रहती थी, इन्हें पसंद नहीं करती थी। और अब जब उन्होंने अपना रवैया भी मेरे साथ खराब कर लिया तो वो दिन ब दिन मेरे दिल से उतरते जा रहे थे। और फिर कुछ दिन के बाद आधी रात को जब हम सो रहे थे, तब दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों परेशान हो गए थे कि इस वक्त बाहर कौन था। मेरे शौहर मुझे कमरे में रहने के बाद खुद ही दरवाज़ा खोलने चले गए और थोड़ी देर के बाद जब वो कमरे में आए तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। मगर मैंने इनके गुस्से की परवाह किए बगैर जब इनसे पूछा कि इस वक्त कौन है, तब वो मुझे कहने लगे कि मेरा भाई वापस आ गया है। ये तो खुशी की बात थी, मगर न जाने क्यों मेरे शौहर को इस बात पर गुस्सा आ रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा झुंझला रहे थे। इस वक्त मुझे गहरी नींद आ रही थी, तभी मैं कोई भी बात किए बगैर सो गई थी। अगली सुबह जब मैं उठी तो आज मेरे शौहर घर पर थे। आज उन्होंने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। पूरा दिन वो मेरे देवर के कमरे में ही रहे थे। अभी तक ना तो मेरी इसके साथ कोई बात हुई थी और ना ही मैंने इसे देखा था। मेरी शादी को 6 महीने का अरसा गुजर गया था। जब से मैं यहाँ पर आई थी, तब से मैंने अपने शौहर के अलावा इनके किसी रिश्तेदार को नहीं देखा था। बस दूर पार के रिश्ते की 2-4 खवातीन थीं जो मुझसे मिलने के लिए घर में आई थीं। तब मुझे महसूस हुआ कि मेरे शौहर किसी से बात करना पसंद ही नहीं करते। वो अपने रिश्तेदारों से दूर दूर रहते हैं। शायद तभी इनके रिश्तेदार भी घर में आते जाते नहीं थे और ना ही इनके दोस्त अहबाब मैंने कभी घर में आते जाते देखा था उनको। और ना ही वो कभी मुझे बाहर लेकर गए थे। हर वक्त वो मुझे घर में ही बंद किए रखते और जब घर वापस आते तो रोज़ाना मुझसे सवाल पूछते कि क्या घर में मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया था। रोजाना के मामूल का इनका ये सवाल सुन सुनकर मैं तंग आ गई थी। एक दिन इनके सामने गुस्से से फट पड़ी। इन्हें कहने लगी कि अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो आप बाहर से दरवाजे को ताला लगा कर जाया करें, मगर मुझसे रोजाना ये तफ्तीश मत किया करें। मैं इस रवैये की आदी नहीं हूँ और आपका ये अंदाज मेरे मिजाज पर गिरा गुजरता है। और तब वो खामोशी से बात को ही बदल लिया करते थे। आज जब इनका भाई आया तो पूरा दिन मुझे इनकी शक्ल नजर नहीं आई थी। दोपहर को जब मैं खाना बनाकर कमरे में जाने लगी, तब मेरी अपने देवर के साथ मुलाकात हुई थी। वो मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था और मुझसे माजरत करते हुए कहने लगा कि मैं आपके लिए इससे ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सका, क्योंकि अचानक से मेरा वापस आने का इरादा बन गया था और जल्दी जल्दी में मैं सिर्फ यही सब कुछ ला सका। मैंने एक गहरी नज़र इस पर डाली। वो अपने भाई से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ था। वो ऊंचा, लंबा, गोरा, चिट्टा, सुर्ख और सफ़ेद रंग का मालिक था और उसके चेहरे के नैन नक्श भी बहुत ही ज़्यादा दिलकश थे। मैं कितनी देर तक पलकें झपके बिना उसको देखती रही थी और फिर अपने शौहर के मतवज्जो करने पर मैंने अपनी नज़रों का जाविया बदला था। अपने देवर की आंखों में भी मुझे अपने लिए पसंदीदगी नजर आई थी। फिर जब मैं अपने कमरे में जाने लगी तो तब मैंने अपने देवर को ये कहते हुए सुना कि आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं, आपको इतनी अच्छी और खूबसूरत बीवी मिली है। तब मेरे शौहर उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़े थे। अगले दिन जब मेरे शौहर काम पर जाने लगे तो मुझे इस बात की ताकीद करके गए कि मैं अपने देवर से ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करूं, इसके साथ बिला वजह फ्री ना हूं। मुझे इसके कमरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मेरा मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया था। अपने ही भाई पर इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाने की आखिर क्या तुक बनती थी।
ना जाने क्यों मेरे शौहर इस कदर शक्की मिजाज इंसान थे, और उनका ये रवैया था जो मुझे इनसे बागी कर रहा था। इसी वजह से शायद मेरे दिल में इनके लिए मोहब्बत पैदा नहीं हो सकी थी। अब मैं इनसे बदजन हो गई थी। मुझे लगने लगा था कि मैं कुछ भी कर लूं, इनके साथ कितने भी वफादार क्यों ना रहूं, वो तब भी मुझ पर ही शक करेंगे और कभी भी वो मुझसे प्यार से पेश नहीं आएंगे। मेरा देवर अपने काम से काम रखने वाला इंसान था। वो ना तो मेरे साथ बिला ज़रूरत बात करता था और ना ही कभी मेरे से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करता था, बल्कि मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में वो मुझसे ज़रूरत के तहत भी बात बहुत कम करता था। ज़्यादातर वो अपने कमरे में बंद रहता या फिर बाहर दोस्तों में घूमता रहता था। मगर ना जाने क्यों मेरे शौहर को शक ही ख़त्म नहीं हो रहा था। वो मेरे देवर पर भी इस बात पर गुस्सा करते थे कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। उसे वहीं पर शादी करके सेटल हो जाना चाहिए था। यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। एक दिन वो झुंझला कर कहने लगा कि मैं अब यहीं पर रहना चाहता हूँ। मैं यहीं पे छोटा मोटा कारोबार करके यहीं पर शादी करके अपना घर बसाना चाहता हूँ। परदेश में रहकर मैंने देख लिया है, अपनों के बगैर जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। काफी साल आपसे दूर रहा हूँ और अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि रिश्ते नाते सबसे अहम होते हैं। दौलत तो सानवी चीज़ है, वो आनी जानी चीज़ है, आज नहीं है तो कल है। मगर रिश्ते अगर एक बार हाथ से निकल जाएं तो दोबारा इंसान को हासिल नहीं हो सकते। ये सब सुनकर मेरे शौहर खामोश हो गए थे और उन्होंने मेरे देवर से दोबारा इस मौजू पर बात नहीं की थी। मेरे देवर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर कारोबार करना शुरू कर दिया था। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था। सारा दिन वो अपने कारोबार में ही मसरूफ़ रहता और रात गए तक घर वापस आता था। अब इसकी इस रूटीन से मेरे शौहर मुतमईन हो गए थे और मेरी इनसे सवाल जवाब और तफ्तीश से भी जान खलासी हो गई थी। इस दिन मेरे देवर ने ऑफिस से छुट्टी कर ली थी। आज उसका इरादा घर पर लंबी तान कर सोने का इरादा था, मगर अचानक से बारिश आ गई और बारिश की आवाज़ सुनकर उसकी आंख खुल गई और वो ये सब देखकर पुरजोश सा होकर बारिश में नहाने लगा था। मुझे भी बारिश में भीगना अच्छा लगता था। मैं इसी बात से बेखबर थी कि मेरा देवर भी बाहर सहन में मौजूद है। तभी मैं अभी दुपट्टे से बेनियाज होकर बाहर सहन में बारिश में भीगने लगी थी। कितनी देर गुजर गई थी और मुझे इर्द गिर्द के माहौल का बिल्कुल भी होश नहीं था। तभी मुझे अपने वजूद पर किसी की नज़रों की तपश का एहसास हुआ और जब मैंने आंखें खोलकर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो ये देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी, क्योंकि मुझसे कुछ फासले पर मेरा देवर खड़ा था जो कि बिना पलकें झपकाए मुझे देखे जा रहा था। अब जब मेरी अपने वजूद पर नज़र पड़ी तो मैंने अपने आप को अपने बाजुओं में छुपाने की कोशिश की थी, और अब जब अपने देवर को मैंने देखा तो वो भी इस वक्त शर्ट से बेनियाज था और उसका ऊंचा लंबा वजीह सरापा बारिश में भीगते हुए बहुत दिलकश लग रहा था, जो कि मुझे किसी मकनातीस की तरह अपनी जानिब खींचा जा रहा था। वो एक एक कदम बढ़ाता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा और फिर मेरे इस कदर करीब आकर खड़ा हो गया कि मुझे उसकी सांसों में अपनी सांसों का एहसास होने लगा था। तभी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनकर जैसे सारा फसूं टूट गया हो। बाहर यकीनन मेरे शौहर मौजूद थे और अगर वो हम दोनों को यूं इतने करीब देख लेते तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। मैं वहां से भागते हुए अपने कमरे में आ गई और वॉशरूम में घुसकर जब कपड़े बदल कर बाहर आई तो इस वक्त मेरे शौहर कमरे में ही मौजूद थे। आज वह बहुत रोमांटिक हो रहे थे। शायद मौसम का असर था। उनकी प्यार भरे अंदाज में बातें सुनकर एक पल को जैसे मैं इस सब में खो गई थी। मगर तभी सहन वाला मंजर मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। अब जब मैंने अपने शौहर को देखा तो वो मेरे देवर के सामने कुछ भी नहीं थे। इनका कद भी छोटा था और वो जिस्मानी लिहाज से भी इससे कम थे। अब मैं फिर से अपने देवर के ख्यालों में खो गई थी। अब मैं सोचने लगी थी कि मैं इसे किस तरह से हासिल करूं। अपने शौहर में मुझे वो कशिश महसूस नहीं होती थी जो अपने देवर में होने लगी थी, मगर मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं मेरा देवर शौहर को ये सारी बात ना बता दे, कहीं वो मुझे घर से बाहर ना निकाल दे। और मैं जानती थी कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो मेरे घर वाले भी कभी मुझे कबूल नहीं करेंगे। शादी के वक्त मेरी अम्मी ने मुझे साफ तौर पर ये बात कही थी कि तुम्हारे शौहर का घर ही असल में तुम्हारा घर है और कुछ भी हो जाए तुम वो घर छोड़कर नहीं आओगी।
और अगर तुमने वो घर छोड़ दिया या तुम्हारे शौहर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो तुम्हें यहाँ भी कहीं पनाह नहीं मिलेगी। अम्मी की इतनी तल्ख बात सुनकर मैं बेयकीन नज़रों से इन्हें देखती रह गई थी। वो मेरी सगी माँ थी और वो इतना संगीन फैसला कैसे सुना सकती थी। मगर इस फैसले के पीछे की कहानी भी मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मेरी अम्मी बहुत नाजों से पली भरी थी। उन्होंने अपने माँ बाप के घर में बहुत लाड प्यार देखा था। नाना नानी भी खुशहाल थे और इनके 2 ही बच्चे थे। मामू से ज़्यादा मेरी अम्मी के लाड उठाए जाते थे। और फिर जब अम्मी की शादी फूफो के घर में की गई तो फूफो के घर का माहौल अम्मी के घर के माहौल से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ था। मेरे अब्बू गरीब थे और एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे। अम्मी ने उनसे खूबसूरती से मुतासिर होकर उनसे शादी कर ली थी, मगर वो गुर्बत ज़दा ज़िंदगी की तलखियों से नावाकिफ़ थी। अब जब इन्हें ये सब देखना, सहना पड़ता, सुनना पड़ता, वो इस माहौल से उकताने लगी थी। वो आसाइशों में पली बड़ी थी और ऐसी ज़िंदगी का उन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तभी अब्बू और अम्मी के दरमियान झगड़े होने लगे थे और फिर जब मैं महज 1 साल की थी तो अम्मी मुझे लेकर अपने अम्मी अब्बू के घर में आ गई थी। तब मामू की भी शादी हो गई थी और मेरी मामी बहुत ही ज़्यादा सख्त मिजाज औरत थी। वो अम्मी को बिल्कुल भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थी। ऐसे में नानी नाना ने अपनी ज़िंदगी में ही अम्मी को एक छोटा सा घर बना दिया था। उन्होंने अम्मी को बहुत कहा कि दूसरी शादी कर लें, मगर अम्मी ने उनकी बात नहीं मानी थी। इनके लिए एक तजर्बा ही काफ़ी था और तलाक के बाद इन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उन्होंने ज़िंदगी का गलत तरीन फैसला किया है। इन्हें अब्बू से कभी भी तलाक नहीं लेनी चाहिए थी। और फिर नाना नानी एक हादसे में इंतकाल कर गए थे। शुरू शुरू में तो मामू ने हमारा ख्याल रखने की कोशिश की थी, हमें ज़रूरियात के लिए पैसे भी दे देते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मामी की बातों में आकर उन्होंने हमारी ज़रूरियात से हाथ खींच लिया था। और ऐसे में अम्मी ने फिर 1-2 जगह पर जॉब करनी शुरू कर दी थी और मुझे खुद ही पाला पोसा था। शायद यही वजह थी कि अम्मी अपनी कहानी दोहराना नहीं चाहती थी। वो लोगों की बातों को वो लोगों को बातें करने का मौका नहीं देना चाहती थी कि माँ अपना घर नहीं बसा सकी तो वो अपनी बेटी को भी ये गुण ना सिखा सकी। शायद यही वजह थी कि अम्मी ना तो मेरा ज़्यादा कहीं आना जाना पसंद करती थी और ना ही मुझे इनकी तरफ से किसी किस्म की ढील थी। जब भी मैं इनके घर जाती तो वो मुझे वापस भिजवा दिया करती। उनका कहना था कि मुझे अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नई नई शादी हुई है, ऐसा ना हो वो किसी बात से मुझसे बदजन हो जाएं और अगर दिलों में दूरी आ जाए तो फिर रिश्ते भी पायदार नहीं रहते। इसीलिए तुम्हें अपने शौहर को भी किसी ऐसी बात का मौका नहीं देना चाहिए। मैं अम्मी की तमाम बातें मानने पर मजबूर थी। मैं ये भी जानती नहीं थी कि मेरे देवर के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा था, मगर जो भी था मैं इसकी ज़ाहरी शख्सियत से पूरी तरह से मुतासिर हो गई थी। और इस दिन भी वो जिस तरह बेखुद अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा था, मुझे इस बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि वो भी मुझे पसंद करने लगा था। और ऐसे में अगर मैं ही इसकी तरफ कदम बढ़ाती, पहल करती, तो वो भी यकीनन मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाता। यही सोचकर अगले दिन मैंने अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद अपने देवर के कमरे में जाकर इसे रुझाने का सोच रही थी, जब अचानक से मेरी अम्मी मेरे घर आ गई थी। काफ़ी दिन से मैं इनसे मिलने के लिए नहीं गई थी, जिसकी वजह से इनका मेरे लिए दिल घबरा रहा था। और फिर अम्मी को देखकर मैं भी खुश होकर उनकी पसंद का खाना बनाने लगी। मगर अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मुझे चक्कर आने लगे और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी और इस वक्त मेरे पास अम्मी और मेरा शौहर दोनों ही मौजूद थे और वो दोनों ही मुझे होश में आता देखकर मेरी तरफ लपके थे। अम्मी बेकरारी से कहने लगी, कैसी है मेरी बेटी? अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? मगर इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर जब मैं घर आई तो तब मुझे ये बात मेरे शौहर ने खुशी से बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। और ये सुनकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ था। मेरे शौहर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। वो मेरा हाथ थाम कर कहने लगे कि मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी खुदा मुझे ये खुशखबरी भी दिखा सकता है। मेरे शौहर मेरा ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे और हर वो फरमाइश पूरी करते जो मैं इनसे कहती थी। और कभी कभी तो मेरे कुछ कहे बगैर भी
वो मेरी पसंद की हर चीज़ लेकर आते थे। ना जाने कैसे इन्हें मेरे दिल की खबर हो जाती थी। दूसरी तरफ मेरा देवर फिर से अपने काम में मसरूफ रहने लगा था। ना तो वो नज़र उठाकर मेरी तरफ देखता था और ना ही दोबारा कभी उसने मेरे साथ बात करने की कोशिश की थी। इस दिन का जो फसूं था वो उसी वक्त जैसे टूट गया था और दोबारा कभी वो मेरे करीब नहीं हुआ था और ना ही मैंने कभी ऐसी कोशिश की थी। मुझे इस बात का डर था कि कहीं मेरे शौहर को ये बात मालूम ना हो जाए। जब तक मेरा देवर खुद मेरी तरफ इस काम के लिए मुतवज्जो ना होता तब तक मैं उसे कभी भी ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कह सकती थी। मगर मेरे दिल ही दिल में इसकी शख्सियत से बहुत ही मैं ज़्यादा मुतासिर थी। इसके सामने मेरा शौहर बिल्कुल एक आम सा इंसान दिखाई देता था, जिसमें ना तो कोई कशिश थी और ना ही कोई काबिलियत थी। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था और अब तो इसका शुमार भी अच्छे बिजनेसमैनों में होने लगा था। दिन ब दिन इसकी शख्सियत में कशिश बढ़ती जा रही थी और इसे देखकर मेरे लिए अपने दिल को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैंने अपनी इस कैफियत का किसी को पता चलने नहीं दिया था। जूं जूं इसके कदम यहाँ पर जमते जा रहे थे, मेरे शौहर को इस पर ना जाने की क्यों गुस्सा आता था। वो इसे कहते कि तुम ये सब छोड़कर दोबारा से वहाँ पर जाकर शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा। मगर वो हमेशा उनकी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था। अब अक्सर ही रात को लेट वापस आता था या फिर पूरी पूरी रात वो घर आता ही नहीं था। उसकी गैर मौजूदगी की वजह से मेरे शौहर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहते और पूरे कमरे में चकराते फिरते रहते थे। बार बार इसका नंबर मिलाते। जब तक वो घर ना आ जाता तब तक वो सुकून में नहीं बैठते थे। उनकी हालत देखकर मैं बहुत हैरान होती। इन्हें कहती कि वो कोई छोटा बच्चा तो नहीं है जो आप इसके लिए इस कदर परेशान हो रहे हैं। वो घर आ जाएगा। मगर वो बुड़बुड़ाने वाले अंदाज में कहते कि इसी बात का तो रोना है कि वो छोटा बच्चा नहीं है। तब इनकी बात सुनकर मैं चौंक जाती, मगर वो मुझे जैसे कुछ बताने पर रजामंद नहीं होते थे। काफ़ी दिन से मेरे देवर की यही रूटीन थी। वो रात को घर नहीं आता था और जब मेरे शौहर इससे इस बारे में बाज़ पुरस करते तो वो गुस्से में आ जाता और कहता, आप मेरे ज़ाती मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। मैं अपना खाता हूँ, अपना कमाता हूँ और जल्द ही मैं अपना अलग घर भी ले लूँगा। आपको न जाने मुझसे क्या मसला है। मेरे भाई होकर भी आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते। उसका ये अंदाज देखकर मुझे भी बहुत बुरा लगा था, मगर ये इन दोनों भाइयों का ज़ाती मामला था। मैं इस मामले में भला क्या कह सकती थी। और फिर एक दिन जब मेरा देवर घर नहीं आया तो मेरे शौहर की बहुत ज़्यादा परेशान हालत थी। आधी रात को इनके नंबर पर कॉल आई तो ये कॉल सुनकर वो और भी ज़्यादा बौखला गए थे और फिर मुझे कुछ बताए बगैर वो घर से बाहर निकल गए। जब तक वो घर वापस नहीं आए मैं सख्त परेशान रही थी। बार बार इनका नंबर मिलाती रही, मगर इनका नंबर मसलसल बन जा रहा था। और फिर काफ़ी देर के बाद वो घर वापस आए थे, मगर वो अकेले नहीं थे, बल्कि इनके साथ मेरा देवर भी मौजूद था। इस वक्त उसका हुलिया अजीब हो रहा था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर भी चोटों के निशानात थे। ये देखकर मैं हैरान रह गई, मगर मेरे शौहर ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। न जाने क्यों वो हर बात मुझसे छुपाते थे। और फिर कुछ दिनों से मेरे देवर घर में ही रहने लगा था। ना वो घर से बाहर निकलता और ना ही वो दोबारा से अपने कारोबार को देखने के लिए गया था। बहुत सारे दिन इसी तरह से बीत गए थे। अब सारा दिन वो घर पर रहता था तो मेरे पास मौका था कि मैं इसके कमरे में जा सकती थी और मुझे यकीन था कि मैं इस कदर खूबसूरत थी कि इसे बहकते हुए ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मेरा दिल बहुत चाहता था कि मैं एक बार अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर लूं, अपने मनपसंद शख्स से कुर्बत का मज़ा पूरा करूं। न जाने मुझे फिर कभी मौका मिले या ना मिले, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैं खामोश हो जाती थी। दिन इसी तरह से कश्मकश में बीतते जा रहे थे और फिर एक दिन मेरे शौहर ने बताया कि मेरे देवर की वापसी का वीज़ा लग गया है और वो वापस जा रहा है। उनकी बात सुनकर मैं भी हैरान रह गई। उन्हें कहने लगी कि उसका कारोबार तो यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया था और वो भी यहाँ पर रहना चाहता है, तो आप इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं। तब मेरे शौहर ने गहरी सांस ली और मुझे कहने लगे कि ये सब कुछ मैं इसके भले के लिए ही कर रहा हूँ। तुम नहीं जानती कि इसके लिए बाहर का माहौल ही ठीक है, वो यहाँ पर नहीं रह सकता। आखिर इस बात का मकसद क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मुझे सोचों में उलझा देखकर मेरे शौहर ने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया
कहने लगे कि इनका भाई एक रंगीन मिजाज इंसान है, इसके कई औरतों के साथ मुआशके हैं और वो किरदार का बहुत ही ज़्यादा हल्का इंसान है। कितनी ही लड़कियों को इसने मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर शादी के नाम पर इन्हें इस्तेमाल करके इन्हें धोखा दे दिया था। इन दिनों भी उसने एक लड़की को इस्तेमाल करके छोड़ दिया। इस लड़की की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से सारी बात खुल गई। सबको मालूम हो गया कि मेरे भाई ने इस लड़की के साथ क्या किया है। लड़की के बाप और भाइयों ने इंतकाम लेने के लिए मेरे देवर को पहले तो बहुत मारा और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया था और फिर इसका निकाह ज़बरदस्ती इसी लड़की से करवा दिया गया था। मेरा देवर इस बात के लिए किसी तरह से भी राज़ी नहीं था कि जिस लड़की को उसने अपने दोस्तों के सामने हवस का निशाना बनाया था, उसके साथ शादी कैसे कर सकता था। मगर इस लड़की के घर बाप भाई वो भी पैसे वाले थे, उनके पास भी कम पैसे नहीं थे। उन्होंने फिर मेरे शौहर को मजबूर करके अपनी बेटी का निकाह मेरे देवर से करवा दिया था। इसी वजह से मेरा शौहर अब इसे यहाँ से बाहर भिजवा रहा था और कुछ टाइम के बाद उसने अपनी बीवी को भी वहीं बुलवाना था। तब मेरे शौहर ने बताया कि पहले भी इन्हीं हरकतों की वजह से उन्होंने अपने भाई को बाहर भिजवाया था। वो जानते थे कि वो फिर कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, तभी उन्होंने इसे यहाँ आने से मना कर दिया था। मगर उनके भाई की वजह से कितने ही लोगों के साथ दुश्मनी हो गई थी। यही वजह थी कि वो बार बार मुझसे पूछते थे कि मेरी गैर मौजूदगी में घर में कोई आया तो नहीं। ये इनका शक नहीं था, बल्कि वो मेरी फिक्र की वजह से ये सब कह रहे थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि लोग अपनी दुश्मनी में किसी भी हद तक जा सकते हैं। तब मेरा देवर कुछ दिन के बाद वापस चला गया था और उसने अपनी बीवी को बुलाने के लिए भी कागजात बनाने शुरू कर दिए थे। वो ये निकाह करने पर बिल्कुल भी तैयार नहीं था, मगर मेरे शौहर ने इसके सामने हाथ जोड़कर इसे इस चीज़ के लिए राज़ी कर लिया कि भले तुम बाद में जो मर्जी है करो, मगर इस वक्त जैसा ये लोग कह रहे हैं वैसा करो, इसी में हमारी भलाई है। मेरे आइडियल का बुत भी जैसे मनो मिट्टी तले दफन हो गया था। मुझे वो अपना शौहर जो बिल्कुल आम सी शख्सियत का लगता था, अब वो मुझे बहुत बड़ा और अजीम इंसान नजर आने लगा था, जिसने मेरे साथ कभी धोखा नहीं किया था, जिसकी ज़िंदगी में मुझसे पहले भी कोई लड़की नहीं थी और ना ही बाद में थी। और अब मुझे अपने रवैये पर नदामत और शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था। मैंने अपने रवैये जो तमाम उसके साथ इख्तियार किए थे, अपनी तमाम कमियों और कोताहियों का अजाला कर दिया था। अक्सर मेरे देवर की भी कॉल आती रहती थी, मगर मैं इससे कभी बात नहीं करती थी। मुझे वो हमेशा दिन याद आ जाता था और मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाती कि अगर उस वक्त मेरे शौहर घर पर ना होते तो तब क्या होता, और अगर वो सब कुछ हो जाता तो शायद मैं फिर किसी के सामने सर उठाकर चलने के काबिल भी ना रहती। मैं महफूज रही थी, इस बात पर मैं खुदा का जितना भी शुक्र अदा करती वो कम था।